हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सब नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। तो बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। तो आप सब भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में लिखिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी जैव प्रक्रम चैप्टर। ये आज का जैव प्रक्रम चैप्टर का पहला लेक्चर है बच्चों। तो हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में। कुछ बेसिक चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं बच्चों बायोलॉजी की, क्योंकि कोई कोई होता है कि पूछ लेता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो बताते हो कि हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस का परिभाषा ही पूछ लेता है। या कभी कभी आप जीव विज्ञान बोलते हो तो जीव विज्ञान का ही परिभाषा पूछ लेता है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट का परिभाषा आनी चाहिए। अगर कोई पूछे तो हम उसे बता सके, तो इसके लिए हमें परिभाषा आनी चाहिए बच्चों। तो हम डिफिनीशन लिखाते हैं जीव विज्ञान का। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान को ही इंग्लिश में बबुआ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, एक बायो, दूसरा लोगस। तो बायो जो होता है, बायो का मतलब ही जीव यानी लाइफ होता है। बायो मीन्स क्या होता है बच्चों? लाइफ होता है। और लोगस का मतलब स्टडी होता है। तो लाइफ का मतलब बच्चों हिंदी में क्या होता है? जीवन। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो हम जीव विज्ञान में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जीवन का अध्ययन। इसी को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? जीवन का अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन या जीव या सजीव, ये सारे एक ही बात है। जीव सजीव का अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, समस्त जीव का अध्ययन करना, समस्त जीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान में हम पेड़ पौधे के बारे में भी पढ़ेंगे, हम पेड़ पौधे के भी बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के भी बारे में पढ़ते हैं, कीड़े मकोड़ों के भी बारे में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। तो ये सारी घटनाएं हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम जीव विज्ञान का आइए क्लासिफिकेशन करते हैं। नोट किया। चलिए बच्चों,
जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों। मुख्य रूप से हम दो भाग में बांटते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में? दो भागों में पढ़ते हैं। एक भाग हम पढ़ते हैं बच्चों जंतु विज्ञान, और दूसरा जो पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। एक पर्सन पढ़ते हैं जंतु विज्ञान, दूसरा पढ़ते हैं पर्सन वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतु सब के बारे में, प्राणी सब के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी प्राणी है, जितने भी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इंसान, सारे हम किस में स्टडी करते हैं? कौन सा पर्सन में? जंतु विज्ञान में। अगर वनस्पति विज्ञान की बात करूं तो इसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगर जंतु विज्ञान की बात करूं बच्चे, तो जंतु बोले तो एनिमल्स, जंतु का अध्ययन करना, जंतु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। ये दो बेसिक बातें हमने पढ़े। एक जंतु विज्ञान किसे कहते हैं या वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, और साथ में कुछ बात और याद रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे बच्चों पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना बच्चों, इस साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। इसी को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। एरिस्टोटल, दोनों एक ही नाम है बच्चों, दोनों एक ही नाम है। वही अगर आपसे पूछ दिया जाए जंतु विज्ञान का जनक तो कौन है? अरस्तु ही है, या इसी को इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान, हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। इस धरती पर जितने भी जीव है, सजीव है, सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान का आपसे जनक पूछे तो बोलना बेटा अरस्तु है। जंतु विज्ञान का पूछे तो अरस्तु ही है। अगर वनस्पति विज्ञान का पूछे तो बोलना थियोफ्रास्टस। आइए हम इससे आगे बात करते हैं सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में। सजीव किसे कहते हैं? देखिए, सजीव पूछे या जीव, दोनों एक ही चीज है। तो सजीव वे जीव, या ऐसे बोल सकते हैं वे वस्तुएं जिसमें जीवन होता है।
जीवन यानी जान होता है। उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। और जिसमें जीवन ना हो उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। अगर बात करूं निर्जीव का, निर्जीव वस्तुएं की, वे वस्तुएं जिसमें जिसमें जीवन यानी जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, इसका एग्जाम्पल जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंतु है, मानव हो गया, ये सारे सजीव प्राणी हैं। अगर निर्जीव वस्तु की बात करूं, जैसे लकड़ी, पेन, कलम, कॉपी, वायु, जल इत्यादि, तो सजीव वस्तुएं या सजीव किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जिसमें जान हो वे सजीव कहलाएंगे, जिसमें जान ना हो वह निर्जीव कहलाएंगे। सर ये कैसे जानेंगे कि इसमें जान होता है और किसमें जान नहीं होता है? तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ लक्षण देखना पड़ेगा, कुछ विशेषताएं देखनी पड़ेगी, और उस विशेषताओं को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन वस्तु सजीव है और कौन वस्तु निर्जीव है। तो आइए देखते हैं कि सजीव वस्तु की विशेषताएं क्या क्या है। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं, तो इसमें क्या होता है? सजीव वस्तुएं में वृद्धि देखी जाती है। देखिए, सजीव वस्तु वृद्धि करती है, जबकि निर्जीव वस्तु की बात करें तो वह वृद्धि नहीं करती है। अगर बात करें तो हम लोग सांस लेते हैं और अन्य जीव जंतु भी सांस लेते हैं। जैसे जैसे बात करें, कुत्ते की बात कर ले या गाय की बात कर ले, जैसे देखते होगे गाय जुगाली करते रहते हैं, तो और अन्य जीव जंतु को देखोगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं अपने आप। तो उससे देख करके हम बता सकते हैं कि ये सजीव प्राणी है या सजीव वस्तुएं हैं। लेकिन ऐसी हरकत निर्जीव वस्तुओं में नहीं देखी जाती है। निर्जीव जो वस्तु होता है वो अपने ही स्थान पर फिक्स होता है, अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, जबकि सजीव वस्तु अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। यह अपने आप एक जगह से दूसरी
जगह जा सकता है, लेकिन अगर पौधे की बात करूं तो पौधे तो अपने ही स्थान पर फिक्स होता है, पौधे तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो क्या हम पौधे को भी सजीव कह सकते हैं क्या? जी कह सकते हैं, क्योंकि देखिएगा वो अपने ही स्थान पर तो रहते हैं, लेकिन उसमें वृद्धि देखी जाती है, उसमें वृद्धि देखी जाती है। जब आप बीज बोते हो, वही बीज कुछ दिनों के बाद देखोगे उसी बीज में से क्या आते हैं, अंकुर आते हैं, फिर अंकुर के बाद तना आता है, फिर तने के बाद देखोगे वो फैलते जाता है और उसमें वृद्धि होती जाती है और ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो पौधे में भी वृद्धि देखी जाती है। पौधा, ये अलग बात है कि पौधा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकता है, लेकिन वृद्धि देखी जाती है, इसमें विकास देखा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव है। ठीक है बच्चों, सजीव सांस लेते हैं, यानी इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें जितने भी जीव है सभी में श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, जबकि निर्जीव में बच्चों श्वसन की प्रक्रियाएं नहीं होती है, यानी निर्जीव चीज सांस नहीं लेते हैं। अगर बात करूं भोजन की, तो देखिए पौधे जो होता है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो सपोषी होता है, वो खाना खुद बना सकता है। लेकिन अगर निर्जीव की बात करूं तो अपना खाना नहीं बनाता है, उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं होती है, फूड की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम सबको भी भोजन की आवश्यकता होती है, भूख लगती है बच्चों तो खाना खा लेते हैं, पानी, अगर प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। तो ये सब की जरूरत तो होती है सजीव वस्तु की, जबकि निर्जीव वस्तु को ये सब की जरूरत नहीं होती, ना खाने की जरूरत होती है, ना पीने की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। इसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? फूड की, भोजन की आवश्यकता हो। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जो भी एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर हो रही है वो एक्टिविटीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक सेल को फूड चाहिए, हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, और ये न्यूट्रिशन मिलेगी कहाँ से? बाहरी स्रोत से, यानी भोज्य पदार्थ से मिलता है। जबकि ये सारी चीजें किसके अंदर नहीं होती है? निर्जीव के अंदर नहीं होती है। ठीक है, अगला बात करें प्रजनन क्षमता की, बात करें तो देखिए सजीव जो प्राणी होता है या सजीव वस्तु होते हैं वो अपने जैसे प्रजाति में प्रजनन की प्रक्रियाएं करते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये अपनी संख्या को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ाते हैं। जबकि निर्जीव की बात करूं तो वो जितना है उतना ही फिक्स रहता है, इसमें प्रजनन की प्रक्रियाएं नहीं होती। तो इसमें प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि निर्जीव में प्रजनन की क्षमता बच्चों
नहीं होती। तो ये जितना भी लिखाए हैं ये सारे विशेषताएं हैं। इसमें उपापचय की प्रक्रियाएं, उपापचय की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। जबकि निर्जीव में ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया यानी उपापचय की प्रक्रिया नहीं चलती। तो कहिएगा सर ये उपापचय क्या होता है? तो देखिए, किसी भी सजीव शरीर के अंदर या सजीव शरीर के कोशिका के अंदर विभिन्न तरीका के अभिक्रियाएं चलती रहती है। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता रहता है, दूसरा से तीसरा पदार्थ बनता रहता है, ये तीसरा पदार्थ किसी और अन्य पदार्थ से बनता रहता है। तो ऐसे अभिक्रियाएं जो चलती रहती है सेल के अंदर या जीवों के अंदर, तो हम उसे कहते हैं उपापचय। जिसे बात करो प्रकाश संश्लेषण पौधे में होती रहती है। क्यों? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना सकता है। और जितने भी जीव जंतु है, जितने भी है, ये सारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पौधे के ऊपर। तो ठीक है बच्चों, तो उपापचय वे अभिक्रियाएं होती है जो हमारे शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। ये सारे गुण है किसमें? सजीव में। जबकि ये सारे गुण निर्जीव में देखने को नहीं मिलता है बच्चों। तो बोर्ड में पूछा जाता है कि सजीव की विशेषताएं बताएं, ये पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि निर्जीव और सजीव में अंतर स्पष्ट करें। इसलिए इसे हम लिखा दिए क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए इसी तरीका से निर्जीव में लिख लेते हैं। निर्जीव, निर्जीव निर्जीव वस्तुएं, अंतर लिख लेते हैं, सजीव वस्तु एवं निर्जीव वस्तु। तो अब ये हमने क्या बताया बच्चों? इसमें जान होती है, जबकि इसमें जान, जान बोले तो जीवन। दूसरा हमने कहा कि इसे भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि बात करूं निर्जीव में, इसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें बच्चों श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, जबकि निर्जीव में श्वसन की प्रक्रियाएं नहीं होती। इसमें
शोषण शोषण की प्रक्रियाएं नहीं होती। अगर मैं बात करूं बच्चों, यह वृद्धि करती है, इसमें वृद्धि एवं विकास होता है, जबकि इसमें वृद्धि और विकास नहीं होता है। इसमें वृद्धि एवं विकास चलती रहती है। जबकि बात करूं निर्जीव में बच्चों, तो इसमें वृद्धि एवं विकास यानी इसका वृद्धि एवं विकास नहीं होता है। बात करूं तो इसमें प्रजनन की क्षमता होती है, जबकि बच्चों इसमें बात करूं तो प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। देखिए बच्चों, तो हम यहां पर सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर पढ़ लिए कि सजीव में जान होता है, निर्जीव में जान नहीं होता है। इसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीव वस्तु एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकता है, जबकि निर्जीव चीजें अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। अगर बात करें तो सजीव वस्तु में वृद्धि होती है और उसमें बदलाव भी आता है, यानी विकास भी होती है, जबकि निर्जीव वस्तु में बात करें तो वृद्धि और विकास नहीं होती है। ठीक है। अगर बात करें प्रजनन की, तो सजीव अपनी संख्या को बढ़ाता है, जबकि निर्जीव चीजें अपनी संख्या को अपने आप नहीं बढ़ा सकती। तो ये अंतर है। अगर आपसे बोर्ड में पूछे सजीव और निर्जीव में अंतर बताने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो आप लिख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। आते हैं हम जैव प्रक्रम पे। यहां से आप लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसी को इंग्लिश में बच्चों बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। या इसी को हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होता है जैव प्रक्रम? तो देखिए, इसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे
जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए बच्चों, तो परिभाषा क्या लिखा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसमें? जीव में। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव में, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, मेंटेनेंस करने का कार्य करता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में घाव हो गया, या कहीं चोट लग गया, या कहीं गिर गए, हड्डी टूट गया, तो क्या होता है कि जैसे ही चोट लगता है या घाव होता है तो वहां का जो सेल होता है, कोशिका, डैमेज हो जाता है, हमारे कोशिका को नुकसान पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। तो वहां के जो अगल बगल का जो कोशिका होता है, अगल बगल का जो कोशिका होता है बच्चों, उसमें कोशिका की डिवीजन, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी ऐसी क्षमता होती है कि एक कोशिका से दो कोशिका बना सकते। तो इस तरीका से वो विभाजित करके घाव को भर देता है या नई कोशिका बना लेता है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर कोशिका यानी जीव के अंदर जो घाव है वो अपने आप भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि कोशिका, अगल बगल का जो कोशिका है वो विभाजित हो रही है, और विभाजित हो करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोशिका की संख्या बढ़ रहा है और कोशिका में मॉडिफिकेशन होती है। तो कोशिका से बच्चों क्या बनता है? उत्तक, और उत्तक से ही क्या बनता है? अंग। तो इस तरीका से अंग बन जाता है और घाव भर जाता है, तो मरम्मत करने लगता है। तो देखिए, जीवों में कोशिका में क्षमता होती है, जीव की कोशिकाओं में क्षमता होती है खुद से मरम्मत करने की। कोई कोशिका को क्षति पहुंचा तो वो अपने आप को ठीक करने की ये गुण होता है। इसे ही हम कहते हैं मेंटेनेंस करना, अनुरक्षण करना। वे सभी प्रक्रियाएं जो क्या करें, अपने शरीर को बनाए रखे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखे, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक चीजें क्या? देखिए, अगर आप फूड नहीं खाइएगा, भोजन नहीं खाइएगा, तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप सही से काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए या किसी भी जीव को मेंटेनेंस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? हर एक सेल को ऊर्जा चाहिए, हर एक सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मिलेगी सेल को तभी वो कार्य कर सकता है, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर सकता है। और बच्चों, ऊर्जा मिलेगी कहां से? ये ऊर्जा मिलेगी भोजन से। तो इसलिए हर एक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की आवश्यकता होती है। तो जैव प्रक्रम में पहला जो हम स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं वो है पोषण। उसके बाद बात करें शोषण की। हर एक जीव के अंदर कोशिका होती है, हर एक कोशिका को ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा ये डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। हर एक सेल को जो ऊर्जा प्राप्त होती है या किसी भी जीव को जो ऊर्जा मिलती है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसे एक प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे आप खाना खाइएगा तो जो खाना खाते हैं उस खाना में होता है पोषक तत्व मौजूद, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। क्या ये सारी चीजें आप आंखों से देख रहे होते हैं? नहीं। चावल ही खा रहे होते हैं। जब आप चावल से ही खा रहे होते हैं तो क्या खा रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं। दाल ही खा रहे होते हैं तो क्या खा रहे होते हैं? प्रोटीन सब खा रहे होते हैं, और अन्य चीज भी उसमें मौजूद होता है।
तो ये सारे चीजें आप जब खाते हो तो इसे तोड़ते हो, बढ़िया से तोड़ करके चबाते हो, मुंह से लार ग्रंथि निकालती है, लार जो मुंह से जो वाटरी सब्सटेंस निकलता है ना, उसे हम लार बोलते हैं। तो वही लार क्या करता है, खाना को मुलायम बनाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनाता है। और याद रखो 30% पाचन कार्बोहाइड्रेट का मुंह में ही कर देता है। फिर वहां से खाना कहां जाएगा, ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जरिए कहां पहुंचेगा, स्टोमक यानी आमाशय में पहुंचेगा बच्चों। फिर वहां पर पाचन की क्रियाएं होगी, तोड़ेगा, एंजाइम क्या करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा। और ये एंजाइम आएगा कहां से, आमाशय के दीवार में जो कोशिका होती है वो कोशिका क्या निकालेगा, एंजाइम। और याद रखना बच्चों, याद रखना, एंजाइम किसी भी पदार्थ को तोड़ने का काबिलियत रखता है, यानी पदार्थ को पाचित करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं इसे पचाने में एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एंजाइम्स ना होता, अगर हमारे लार ग्रंथि से एंजाइम ना निकलता, हमारे छोटी आंत से एंजाइम नहीं निकलता, अगर अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम नहीं निकलता, अगर आमाशय ग्रंथि से एंजाइम नहीं निकलता, तो हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना पाचित नहीं होता। तो उस खाने को पचने में कई साल लग जाते। लेकिन हम सब खाना खाते हैं, 2-3 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती। क्यों? क्योंकि हमारे से मुंह से यानी लार ग्रंथि से निकलने वाला लार एंजाइम, आमाशय से निकलने वाला, आमाशय बोले तो पेट से निकलने वाला एंजाइम, आंतरस आंत से निकलने वाला एंजाइम, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम, ये सारे एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को हो, कार्बोहाइड्रेट को हो, इस सब को, वसा हो, इस सब को तोड़ने का कार्य करते, पचाने का काम करते हैं। तब ये पोषक तत्व हमारे ब्लड में जाता है, जिसे खून बोलते हैं हम सब, और वहां से हर एक सेल तक पहुंचता है। क्या पोषक तत्व हो, ऑक्सीजन हो, अन्य चीज, तब ऑक्सीजन या पोषक तत्व सेल ग्रहण करता है, कोशिका ग्रहण करता है, फिर इसका उपयोग करता है, उपयोग करके तब ऊर्जा मिलती है बच्चों। एक प्रोसेस से चलना पड़ा। और ये ऑक्सीजन आया कहां से, आप पढ़ते हो शोषण का समीकरण, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे या 6 to 8 क्लास में आप पढ़े होंगे कि शोषण का समीकरण क्या होता है। क्या पढ़ते हो कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ग्लूकोज को जो तोड़ने का काम किया सेल के अंदर, वो कौन कर रहा है, ये शोषण की प्रक्रिया होती कहां है, सेल के अंदर होती है। शोषण की प्रक्रिया सेल के अंदर होती है। जैसे आप सांस लेते हो, तो ये सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन ले रहे हो बच्चों, सांस ले रहे हो तो क्या ले रहे होते, ऑक्सीजन ले रहे होते। यही ऑक्सीजन कहां जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स से होते हुए डिफ्यूज होकर, विषण होकर के कहा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारे टिश्यू यानी ऊतक में जाएगा, सेल के पास पहुंचेगा, और वहां पर जो पोषक तत्व होगा जैसे ग्लूकोज, वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करेंगे और ग्लूकोज को तोड़ेगा, फोड़ेगा, तब ग्लूकोज को चेंज कर देगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और सॉरी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को तोड़ देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और तब जाकर के वहां पर एटीपी मिलेगी। और ये एटीपी बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है, कोशिका के अंदर अलग अलग संरचनाएं होती है जिसका कार्य विशिष्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगक है जो ऊर्जा बनाने का काम करता है।
ऊर्जा उत्पादन करने का काम करता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है या उसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करता है और वायवीय शोषण का मुख्य स्थान माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ये सारे बातें जो अभी बता रहा हूं, ये सारे जो कोशिका के बारे में, वो 9th क्लास में बायोलॉजी में है, कोशिका चैप्टर, उस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो आप सब, आई होप कि आप सब पढ़ के ही आए होंगे 9th क्लास, तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, इसलिए मैं कोशिका के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं बच्चों। हो सके तो आप सब कोशिका चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपको जीव विज्ञान समझने में आसानी हो। तो हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम पे। तो हमने क्या बताया बच्चों कि किसी भी जीव में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, या किसी भी जीव को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमने इंसान में ही बताया, अभी जस्ट बताया, जब आप भोजन खाते हो, तोड़ते हो, फोड़ते हो, फिर उसका एंजाइम की सहायता से पाचन होती है, पच करके ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर सेल में जाता है, फिर सेल इसका उपयोग करते हैं, और वहां पर रिएक्शन चलती है सेल के अंदर। सेल के अंदर रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, तब जाकर के ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हम एक प्रोसेस में पढ़ते हैं कि पहले पोषण पढ़ते हैं, उसके बाद शोषण पढ़ते हैं, शोषण के बाद आता है ट्रांसपोर्ट यानी संवहन। संवहन में क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ का, जो भी भोज्य पदार्थ हो, ऑक्सीजन गैस हो या अपशिष्ट पदार्थ हो, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट यानी उसे भेजा जाता है, और ये भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह। किसकी वजह से? रक्त के द्वारा। रक्त ही वह माध्यम है जो पोषक तत्व को, हार्मोन को, चाहे पोषक तत्व बोले तो ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारे पदार्थ को ले जाने का काम कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बह रही है, खून जो बह रही है, वो करता है। इसके बाद जो अगला है उत्सर्जन। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब रिएक्शन सब चलती रहती है, तो बहुत सारे अनचाहे पदार्थ भी बनता रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ज्यादा मात्रा में हो गया सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, अगर ये सब ज्यादा मात्रा में हो गया तो हमारे शरीर को उतना ही आवश्यकता है जितना उसे चाहिए। जितना उसे आवश्यकता है बच्चों, उतना ही चाहिए। जो आवश्यकता नहीं होती है वह हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है, या स्टूल के रूप में, या पसीने के रूप में, या यूरिन के रूप में। ये सारे प्रोसेस को बारीकी से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, रक्त के बारे में, रक्त के अंदर रक्त में बात करें संवहन, हार्ट के बारे में, हार्ट के कितने चैम्बर होता है, रक्त में कौन कौन सा पदार्थ का बहाव होता है, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कैसे किडनी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी बच्चों वी पदार्थ जो हमारे शरीर में उसका काम नहीं है कोई, उसका त्यागना जरूरी होता है। वे पदार्थ जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, उस पदार्थ को हम अपशिष्ट पदार्थ बोल देते हैं, तो उसका निकालना जरूरी होता है, और उसे निकालने में किडनी का अहम रोल होता है। तो बिहार बोर्ड में आपसे यही पूछ देगा कि बताओ कि अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए कौन सा तंत्र संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र।
बताओ पोषण जो है किस तंत्र से संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। तो ये बेसिक छोटा छोटा चीज सब पूछते हैं, तो आप इसे याद करिएगा, ठीक है बच्चों। तो जैव प्रक्रम पे हम आते हैं वापस लौट करके कि जैव प्रक्रम में हम क्या बताए थे। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में क्या क्या शामिल है बच्चों? तो जैव प्रक्रम में सम्मिलित है, हम जो पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे, उसके बाद शोषण पढ़ेंगे, और बच्चों उसके बाद संवहन पढ़ेंगे, और उत्सर्जन पढ़ेंगे। पोषण को बच्चे इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं, मीनिंग याद रख लेना। शोषण को इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, और संवहन को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उत्सर्जन को एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये सारे लगभग सभी जीवों में आवश्यक है, ये प्रोसेस सभी जीव में चलती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषण किस तंत्र से संबंधित है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम पाचन तंत्र। अगर आपसे पूछे शोषण, ये नाम से ही है, ये शोषण तंत्र से संबंधित है। संवहन, ये परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। अगर उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। चलिए मैं बता दूं यहां पे कि पाचन तंत्र में हम क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर इंसान की बात करूं तो बेटा पाचन तंत्र में हम मुख से स्टार्ट करते हैं, मुख से पढ़ते हैं। मुख से कहां तक? गुदा तक। अगर बात करें शोषण तंत्र की बात करूं बच्चों, तो शोषण तंत्र किससे संबंधित है? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेफड़ा का संबंध किस तंत्र से है? तो याद रखना शोषण तंत्र से। अगर यहाँ पर अगर पाचन तंत्र में करें तो भोजन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कैसे जाता है, तो यहाँ पर एक फ्लो में मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए, आप मुंह में खाते हैं खाना, मुंह में खाते हैं खाना, ये मुख से स्टार्ट होता है, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा से खाना कहां जाता है? ग्रसनी में, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप। और यहां से कहां जाता है खाना? आमाशय में। के बाद छोटी आंत, यहां पर खाना पूर्ण रूप से पच जाता है। जो खाना नहीं पचता है, अनपचे भोज्य पदार्थ, वह कहां चले आते हैं? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से कहां खुलता है? बड़ी आंत कहां खुलता है? मलाशय में। और मलाशय कहां खुलता है? गुदा में।
जिसे आप एनस बोलते हैं। ये जो देख रहे हो, ये जो रास्ता जो हम बनाए है पथ, ये किसका है? आहार नाल का बच्चों, आहार नाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पहले हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हमने बताया संवहन, यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र किससे संबंधित है? हृदय से। तो पूछ देगा हृदय किस तंत्र से संबंधित है? परिसंचरण तंत्र से। और इसी में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, रक्त के बारे में, इसी चैप्टर में। अगर बात करें अगला उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र में बच्चों कौन सा अंग इन्वॉल्व होते हैं? तो मुख्य रूप से जो उत्सर्जन तंत्र में अंग इन्वॉल्व होता है वह होता है वीर्य, जिसे किडनी बोलते हो। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी बोलते हैं। तो ये सारे कभी ना कभी एग्जाम में आया है, इसलिए याद रखना। आपसे पूछेगा कि वीर्य किस तंत्र से संबंधित है, तो बोलना उत्सर्जन तंत्र से है। हार्ट यानी हृदय किस तंत्र से संबंधित है? परिसंचरण तंत्र से है। फेफड़ा, इसी को बच्चों इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपसे मुख गुहा पूछे, आमाशय पूछे, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किस तंत्र से संबंधित है? तो पाचन तंत्र से संबंधित है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, तो हम आज क्या क्या पढ़े, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि हम आज से बच्चों जीव विज्ञान कर रहे थे। जीव विज्ञान स्टार्ट किया, जिसमें हम जीव विज्ञान का परिभाषा पढ़े कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों पढ़े जीव विज्ञान का मुख्य दो भाग में बांटते हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। अगर जंतु का अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान कहलाता है, अगर पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हमने बताया जीव विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? अरस्तु। या जंतु विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? अरस्तु ही कहलाता है। इसके बाद हमने सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में बताएं, तो इसे जरूर पढ़ना है। फिर इसकी विशेषताएं याद रखनी है कि सजीव में जीवन होता है जबकि निर्जीव में नहीं होता है। इसमें वृद्धि एवं विकास होती है जबकि निर्जीव में नहीं होता है। जबकि सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह अपने आप जा सकता है, जबकि निर्जीव वस्तु अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन बताए थे पौधे अपने ही जगह पे फिक्स होता है, लेकिन उसमें दूसरे तरीका से हम देखते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव है। जैसे पौधे की हाइट बढ़ रही है या पौधे फैल रहे हैं या उनमें विकास देखने को मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सजीव है। सजीव में श्वसन की प्रक्रियाएं होती है जबकि निर्जीव में श्वसन की प्रक्रियाएं नहीं होती है। सजीव में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, फूड की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। इसके बाद हमने सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़े। फिर हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। जैव प्रक्रम में क्या पढ़ा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं।
जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज शामिल है? पोषण, शोषण, संवहन, उत्सर्जन और अन्य भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से हम ये 4 चीज पढ़ते हैं, पोषण, शोषण और उत्सर्जन। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि ये सारे जो टर्म है किस किस तंत्र से संबंधित है, और ये सारे तंत्र आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुटा हुआ है। देखिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या कोई भी सिस्टम हो, या कोई भी अंग हो, सारे अंग एक दूसरे से मिलकर के आपस में काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिस्टरबेंस हो गया तो एक का प्रभाव दूसरे अंग पे पड़ता है, एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पे पड़ता है। इसलिए हमें सारे सिस्टम को, चाहे पाचन तंत्र सिस्टम हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, यानी जितने भी तंत्र हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो, चाहे कंकाल तंत्र हो, ये सारे तंत्र को मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। मेंटेनेंस करना यानी अनुरक्षण करना, बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम इस चैप्टर को बच्चों 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग न्यूट्रिशन होगा यानी पोषण होगा, पहला भाग बच्चों पोषण होगा, दूसरा भाग शोषण होगा, तीसरा भाग संवहन होगा, चौथा भाग उत्सर्जन होगा। तो बच्चों तो आज रहने देते हैं यहां तक। कल से हम पोषण स्टार्ट करेंगे और यहां से कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। 4 सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। तो ऑब्वियसली इसमें समय जरूर लगेगा। तो आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और रेगुलर क्लास कीजिए। आप रेगुलर क्लास कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप छोड़ दीजिएगा, एक क्लास किए फिर 2 दिन के बाद दूसरा क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास डेली कीजिए और रेगुलर कीजिए। जब कंटेंसी बनी रहेगी तो आप उस सब्जेक्ट में बेहतर कर पाएंगे। इसलिए ये नया टॉपिक, नया चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी बच्चे इसे बढ़िया से एक कर्म में देखेंगे। ये लेक्चर आपको डेली अपलोड होता रहेगा, डेली बेस पे, तो आप सभी बच्चे देख लीजिएगा और सुंदर सा नोट बनाइएगा और उसे रिवीजन करते रहिएगा। आज तो क्वेश्चन इतना नहीं पूछे क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर था बायोलॉजी का। कल से हम जो आएंगे यहाँ पर पहले 5 या 10 सवाल पूछेंगे आपसे। आज जो पढ़ाए यानी पिछली क्लास का अगले क्लास में 5-10 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना हो। जैसे हम पूछ देंगे आज की कल जो मैं पूछूंगा वो आज की क्लास वाला पूछूंगा, फिर अगले क्लास में जो पूछूंगा मैं पिछले वाला क्लास का पूछूंगा। तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन चलता रहेगा, तो आप उस चीज को जल्दी नहीं भूलेंगे। याद रखिए आपको भी जवाब देना है। ये नहीं कि देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठ करके देखो, साथ में लिखो भी, ताकि आपका कंसंट्रेट फोकस बना रहे। तो कल से हम डेली यानी नेक्स्ट लेक्चर से डेली 5-10 क्वेश्चन करते रहेंगे। आप सब जवाब देते रहिएगा। और याद रखिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए है। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण।
तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिएगा। 5 लेक्चर में सारे एनसीईआरटी का, चाहे बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो, सारे कवर किया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।